हेलो दोस्तों, आज बेसिकली हम पढ़ेंगे प्रियम्बल ऑफ इंडिया मतलब प्रस्तावना भारत का क्या है। आज उसको पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्रियम्बल जो शब्द है, फर्स्ट टाइम अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल जोड़ा गया था। तो हम बेसिकली आज पढ़ेंगे इंडिया में प्रियम्बल का मतलब क्या है, प्रियम्बल क्या है, प्रियम्बल में जो शब्द हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, प्रियम्बल का इतिहास क्या है उसको जानेंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना जिसको हिंदी में कहते हैं, जो फर्स्ट पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसको उसका विकास कैसे हुआ। तो आइए जानते हैं। एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास करते हैं। कौन पास करते हैं? जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 में पास करते हैं। जब इसको ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं, जिसको हिंदी में आप कह सकते हैं उद्देश्य संकल्प। ठीक है। इसको पास करते हैं। इसको कहते हैं कि भारत में जो भी अब नियम कानून बनेगा, भारत अब क्या हो जाएगा, एक सोवेनियन स्टेट हो जाएगा, रिपब्लिक स्टेट हो जाएगा, डेमोक्रेसी हो जाएगा। अब भारत जो है इक्वालिटी बल देगा। ये सब शब्द वो लेते हैं रिजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो 13 दिसंबर 1946 में पास किए होते हैं। ठीक है। और फ्रीडम सबका रहेगा, इकोनॉमिक जस्टिस होगी, सोशल जस्टिस हो, पॉलिटिकल जस्टिस हो गई। इतना शब्द जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जब ये डिलीवर करते हैं तो इतने शब्द को बोल देते हैं भारत में ये शब्द जुड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भारत में सबको इक्वलिटी मिलेगी, भारत रन करेगा डेमोक्रेसी की तरह। तो जब ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन डाल देते हैं तो क्या होता है, इनका जो ये सोवेनिटी है, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, फ्रीडम, इकोनॉमिक, ये सारा शब्द जो है इनके ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एक्सेप्टेड कर लिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को 22 जनवरी 1960। सिर्फ एक्सेप्टेड किया जाता है, मतलब एडॉप्टेड नहीं किया जाता, एक्सेप्टेड कि ये बहुत अच्छा है, भारत दिखता है। फिर इसको एडॉप्ट कर लिया जाता है, एडॉप्टेड किया जाता है 26 नवंबर 1949 को। और फिर इसको क्या किया जाता है, इसको प्रियम्बल, इस सारे को, इस वर्ड को प्रियम्बल में जोड़ दिया जाता है। और प्रियम्बल कब एग्जिस्टेंस में आ जाता है? 26 जनवरी 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है तो प्रियम्बल भी लागू हो जाता है। तो आप एक्सेप्टेड 22 जनवरी 1947 को, एडॉप्टेड 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की सभा के लोगों द्वारा। और लागू कब हुआ प्रियम्बल? 1950। तो हमारा जो प्रियम्बल है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन संकल्प से बना हुआ है, मतलब लिया गया है। सारा जो प्रियम्बल का शब्द है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लिया गया है। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे, जो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य संकल्प जो जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था, उसी से हमारा कौन बना है? प्रियम्बल ऑफ इंडिया बना है। ठीक है। सारा शब्द जो है प्रियम्बल ऑफ इंडिया का हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कि प्रियम्बल ऑफ इंडिया मतलब प्रस्तावना क्या है। आइए दोस्तों जान जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ ए प्रियम्बल ऑफ इंडिया। यहाँ पे बी द पीपुल ऑफ इंडिया मतलब having the ceremony resolved to constitute the India into sovereign। पहले भी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में वो बोल चुके थे कि भारत सोवरेनियन होगा, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक एंड टू सेक्योर टू आर इट्स सिटीजंस लाइफ। मतलब ये सारा यहाँ पे बोल चुके हैं, सोवरेनियन, रिपब्लिक, डेमोक्रेसी। अब फिर उसके बाद क्या करते हैं, भारत जो है जस्टिस होगा, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, लिबर्टी ऑफ द थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, faith and worship, equality of the status, opportunity, and to promote the among them all and fraternity, unity and the integrity of the nation। ये हमारा प्रियम्बल है ऑफ द इंडिया का, ये फर्स्ट पेज है, प्रस्तावना है। जो सारा शब्द जो है इससे मिलता हुआ है। ये जो जवाहरलाल नेहरू जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में डिराइव किया था, और इन्हीं शब्दों को जोड़ दिया गया जो प्रियम्बल बन जाता है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से। तो आप लोग बेसिकली समझ गए होंगे, और आप समझ गए होंगे भारत का प्रियम्बल क्या है। तो आइए आप जानते हैं कि भारत का प्रियम्बल का मतलब क्या निकलता है, या ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में जो जवाहरलाल नेहरू का जो संकल्प था कि भारत को हम डेमोक्रेटिक कंट्री बनाएंगे, सोशलिस्ट बनाएंगे, तो उनका संकल्प क्या था जो हमारा प्रियम्बल में जोड़ा गया, जो प्रियम्बल का एक सारा पार्ट है। तो आइए जानते हैं प्रियम्बल में जो प्रस्तावना में जोड़ा गया उसके वर्ड को
समझते हैं प्रियम्बल हमारा देश का क्या कहता है, वो क्या है। तो पहली बात, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है और इसको इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को समझना चाहते हैं तो प्रियम्बल को समझ लीजिए। जो इतना सारे शब्द पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टिका हुआ है, जिसको बहुत भागों में बांटा गया है, तो इसको समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को कहते हैं। इसको प्रस्तावना पेज या इंट्रोडक्शन पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं, यहाँ शब्दों से करते हैं। पहला हमारा कहता है प्रियम्बल में, बी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग, ठीक है, बी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब जो है इसका मतलब पूरा पावर जो भारत का है लोगों में है, ना कोई राजा में है ना कोई प्रधानमंत्री। भारत का पावर पूरा है लोगों में, जनता में है। मतलब बी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब जो भी कुछ है पावर, मतलब भारत का जो सॉवरेनिटी है उस पीपुल में है। भारत यहाँ पे जो बी द पीपुल ऑफ इंडिया किसको पावरफुल बता रहा है कि जो प्रधानमंत्री वो भी पीपुल के अधीन है। जो प्रधानमंत्री है उसके पास पावर आता है, जनता का पावर आता है, जनता उसको इलेक्ट करती है अपने पावर दे के कि जाओ तुम आगे चल के प्रधानमंत्री बनो। जनता वोटिंग के द्वारा कोई भी प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट बनता है। तो इसे यही कहता है कि जो भारत का असली पावर है वो किसमें समाया हुआ है, पीपुल ऑफ इंडिया में है। तो बी द पीपुल ऑफ इंडिया आप मतलब समझ गए होंगे। हैविंग द सोमनी रिसॉर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेनिटी, सोवरेनियन। तो सोवरेनिटी मतलब क्या होता है, सोवरेनिटी के मतलब आप जानिए, इसको हिंदी में संप्रभुता कहते हैं। तो यहाँ पे समझिए, वर्डों को मैं समझा रहा हूँ। बी द पीपुल ऑफ इंडिया का मतलब आप समझ गए होंगे। अब दूसरा शब्द है सोवेनियन, ठीक है, सोवेनियन, ठीक है। सोवेनियन देखिए, सोवेनियन मतलब ये होता है कि हमारा देश 1947 से पहले आजाद नहीं था। ये आप लोग बेसिकली आप बात जानते होंगे कि हमारा देश जो है 1947 से पहले आजाद नहीं था। तो आजाद नहीं था तो भारत, ब्रिटिश जो है पूरे भारत में रूल एंड रेगुलेशन बनाती थी या भारत को कंट्रोल करती थी अपने ब्रिटेन से। जो भारत के लोग जो थे वो डिसीजन मेकिंग नहीं करते थे, मतलब पॉलिसी बनाने में उनका योगदान नहीं था। तो भारत जो है इंडिपेंडेंट देश नहीं था 1947 से पहले। तो भारत के पास कोई अपना अस्तित्व नहीं था। फॉरेन पॉलिसी भी कौन कंट्रोल करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट करती थी। तो भारत 1947 पहले सोवेनियन स्टेट नहीं था। आइए जानते कैसे। सोवेनियन मतलब क्या होता है, सुप्रीम या इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। आइए जानते कैसे, ठीक है। सोवेनिटी इसको कर सकते हैं, जिसको संप्रभुता कहते हैं। सोवेनियन मतलब ये होता है कि जो भारत है, भारत का कंट्री, भारत के लोग अपना नियम कानून अपने द्वारा बनाएंगे, अपने जनता के द्वारा बनाएंगे और किसी से झूठ, मतलब किसी से डर, बिना भय के या किसी के इन्फ्लुएंस के अंदर में आकर रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे। या कोई भी रूल एंड रेगुलेशन मित्रता दूसरे देश से कर रहे हैं तो किसी भी गवर्नमेंट अदर कंट्री के इंटरवीन, कोई और गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करेगी। भारत फ्री है जो अपने देश में पॉलिसी बनाने के लिए और दूसरे देश से दोस्ती करने के लिए। इसमें किसी का दबाव दूसरे देश से या दूसरे देश के लोगों का नहीं सहेगी। भारत फ्री है इंटरनल एक्सटर्नल डिसीजन लेने में। इसी को सोवरेनिटी मतलब भारत इंडिपेंडेंस है, अब किसी पे डिपेंड नहीं है। जैसे 1947 पहले भारत इंडिपेंडेंट नहीं था, वो डिसीजन जो करता था ब्रिटिश करता, लेकिन अब भारत जो है भारत के लोग ही अब रूल एंड रेगुलेशन बनाएंगे, अब किसी के अधीन काम नहीं करेंगे। तो जो सोवेनियन है उसको दो भाग में बांट देता है, जिसको हिंदी में संप्रभुता कहते हैं। इसको एक और कर सकते हैं, सोवेनिटी भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। एक्सटर्नल सोवरेनिटी मतलब होता है कि जैसे भारत का जो 1947 से पहले पॉलिसी था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाती थी, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी देश से अगर भारत का कोई ताल्लुक रखना था तो कहती थी कि भारत को इससे दोस्ती करना चाहिए नहीं करना, अपने हिसाब से करती थी। लेकिन अब 1947 के बाद भारत जो है वो अब किसी देश से दुश्मनी कर रहा है या ट्रेड कर रहा है या दोस्ती कर रहा है, अपने डिसीजन से लेगा। वो डिसीजन लेने के लिए फ्री है, किसी का बात नहीं सुनेगा। उसको अगर अमेरिका से दोस्ती करनी है तो करेगा और नहीं करनी हो तो नहीं करेगा, कोई उसको रोक नहीं सकता क्योंकि फ्री है, इंडिपेंडेंस कंट्री है भारत। इसी को एक्सटर्नल सोवरेनिटी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, एक्सटर्नल सोवरेनिटी कहते हैं।
मतलब संप्रभुता कहते हैं। इंटरनल मतलब जो भी नियम कानून बनेगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जो जनता द्वारा चूज किए वो बनाएंगे, कोई और अदर कंट्री के मेंबर जैसे पहले ब्रिटिश के गवर्नमेंट बना वो नहीं बनाएंगे। भारत कोई भी नियम कानून बनाता है तो अब भारत के देश के अंदर बन रहा है तो भी देश के लोग के द्वारा ही बनेगा। जो भी ये आप समझ लो इंटरनल सोवेरेनिटी कहते हैं। हम होप करते हैं कि आप सोवेरेनिटी का मतलब समझ गए होंगे कि सोवेरेनिटी का मतलब होता है कि भारत इंडिपेंडेंट देश है, आज के बाद किसी का भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं बनाएगा, अपने जनता के द्वारा रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा, चाहे बाहरी हो गया, फॉरेन रिलेशन हो गया। तो सोवेरेनिटी हो गया। बी द पीपल ऑफ इंडिया का मीनिंग समझ गए, सोवेरेनिटी या सोवेरियन के मतलब समझ गए। अब हम समझते हैं सोवेरेनिटी के बाद शब्द है प्रीएम्बल में सोशलिस्ट। देखिए एक क्वेश्चन आएगा आप लोग के क्वेश्चन में कि सोशलिस्ट टर्म क्या प्रीएम्बल जब जुड़ा तब से था? सोशलिस्ट टर्म जो प्रीएम्बल जुड़ा तब से प्रीएम्बल में जुड़ा नहीं। सोशलिस्ट टर्म जो है 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में 42वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ दिया गया था, प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किया गया था प्रीएम्बल में। ये पहले जब प्रीएम्बल था तब नहीं था। सोशलिस्ट मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट है भारत का वो सब नागरिकों को एक समान देखेगी और सारा गुड्स से नेसेसरी गुड्स स्वयं अपन समान मतलब अपने जनता के लोगों को देगी बिना किसी भेदभाव के, कास्ट, क्रीड, सेक्स पे किसी भी जात पात पे भेदभाव नहीं करेगी। इसी को सोशलिस्ट कहते हैं। मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट पे किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, सारा रूल एंड रेगुलेशन बनाएगी, एक सम्मान बनाएगी कि कोई भी जात पात के नहीं सोचेगी। जैसे एक बता रहे हैं आपके घर में जैसे मम्मी है वो जैसे दो लड़के होते हैं, एक कमजोर है आपका भाई मान लीजिए आप हैं, तो क्या होगा कि मम्मी जो है जो भी नियम कानून बनाएंगी आप दोनों बेटे के लिए एक समान बनाएंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगी। इसी को सोशलिस्ट कहते हैं। कोई भी गुड्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो ये नहीं होगा कि अमीर को अमीर ज्यादा गुड्स देते गरीब को एक सम्मान देगी। जो भी नियम कानून बना रही है ये इसी को सोशलिस्ट कहते हैं, जिसको सामाजिक भी कर सकते हैं। ठीक है। सोशलिस्ट का एक फीचर होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी कुछ प्रोवाइड करती है, स्टेट मतलब सेंटर होता है, स्टेट मतलब राज्य मत समझिएगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने लगेंगे तो स्टेट शब्द एक स्टेट देश के लिए भी जोड़ा जाता है। तो सोशलिस्ट मतलब ये होता है जो भी नियम स्टेट बना रही है सब में समाज डिस्ट्रीब्यूटर भारत के जितने नागरिक है एक समान है, किसी के साथ कोई भेदभाव इकोनॉमिक्स पे, पॉलिटिकल पे, आर्थिक रूप से नहीं किया जाएगा। वो भी ठीक है। तो सोशलिस्ट का बेसिकली आप मतलब समझ गए होंगे कि भारत के लोग कैसे होंगे। फिर सेकुलर आता है। सेकुलर जो टर्म है, सेकुलर मतलब क्या करते हैं? सेकुलर का हिंदी मतलब है धर्म। सेकुलरिज्म मतलब हो सकता है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। जो सेकुलर टर्म है 1976 में जोड़ा गया था 42वां अमेंडमेंट तहत। ये पहले जब प्रीएम्बल जोड़ा गया था तब नहीं था, लेकिन 1942वां अमेंडमेंट एक्ट, सेकंड अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था 1976 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, जिसमें सोशलिस्ट के साथ साथ इसको भी जोड़ा था। इसका मतलब ये होता है हम जैसे आप लोग सुने होंगे कि हमारे देश में बहुत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ रहते हैं ना। हम लोग उन लोग के साथ खेलते हैं, क्यों पॉसिबल है? हम लोग काहे एक दूसरे से हम लड़ते नहीं है? इतना डाइवर्सिटी है कास्ट लैंग्वेज पे, लेकिन तभी भी हम लोग में यूनिटी है। तो इस किसकी वजह से? सेकुलरिज्म की वजह से। सेकुलरिज्म कहता है कि कोई भी रिलीजियस है भारत में वो अपने धर्म को फॉलो कर सकता है और बिना किसी रुकाव के गवर्नमेंट भी उसको रोकेगा नहीं। तो सेकुलरिज्म मतलब यही है कि कहता है कि कोई भी व्यक्ति है भारत में, भारत का नागरिक है, चाहे मुस्लिम है, हिंदू, अपना रिलीजियस धर्म को फॉलो कर सकता है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रुकाव के। ना गवर्नमेंट उसको रोकेगी क्योंकि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करती है। सेकुलरिज्म हमारे फंडामेंटल राइट में जिसको फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी चेंज, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। तो कोई भी है उसको अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार है। इसीलिए हम लोग इतने डाइवर्सिटी लैंग्वेज कल्चर में तभी भी हम लोग यूनिटी में रहते हैं सेकुलरिज्म की वजह से। इसको हिंदी में धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, जो इस शब्द का मतलब है। दूसरा इसका शब्द आता है सेकुलर के बाद डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब क्या है? डेमोक्रेटिक। ठीक है। ये जब प्रीएम्बल बना तभी से कॉन्स्टिट्यूशन में था। डेमो मतलब पीपुल होता है, डेमो मतलब पीपुल होता है और क्रेटिक मतलब रूल होता है। जो पीपुल का शासन होता है उसी को डेमोक्रेटिक कहते हैं। तो जो इसका मतलब हो गया जो भी सारा पावर है वो जनता का है।
डेमोक्रेसी में, और जनता के लिए, जनता के द्वारा, मतलब फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, इसी को डेमोक्रेटिक कहते हैं। जो हमारा प्रीएम्बल में हमारा देश, जो देश है, देश के लोग हैं, वो पूरा जो है डेमोक्रेसी बेस पे है, मतलब पूरा जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनेगा जनता के द्वारा बनेगा, जनता के हित में बनेगा, जनता के द्वारा बनेगा। आप सोच रहे होंगे ये एमएलए बनाते हैं रूल एंड रेगुलेशन, आइए समझाते हैं। हमारे डेमोक्रेसी में दो टाइप के डेमोक्रेसी होते हैं, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो है, जैसे आप गांव में जाओगे तो देखोगे जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनता है, तो ग्राम में जाओगे तो प्रधान आता है। प्रधान क्या करता है, आप लोग को एक साथ बैठाएगा, पूछेगा आप क्या रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाए, आप लोग सब लोग डिसीजन लेते हैं और एक पॉलिसी बनाना है, चलो अब गांव में एक रोड अच्छा बन जाना चाहिए, इसको डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। लेकिन क्या होता है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी उसको कहते हैं कि जैसे पूरे भारत के लिए अगर कोई पॉलिसी बनाना है तो पूरे देश के लोगों का व्यू तो आप ले नहीं सकते एक दिन में, इसीलिए इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी बनाया गया कि लोग जो है अपने इलाका से एमएलए और एमपी चूज करेंगे अपना वोट देके। वो क्या करेगा, उनका इंटरेस्ट जो लोग के हैं उन्हीं में से होगा, वो उनका इंटरेस्ट जो है पार्लियामेंट में या स्टेट में, लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा में ले जाएगा, और जो बाद में चल के उनके इंटरेस्ट को पॉलिसी बनाने में, डिसीजन मेकिंग करने में, उनके इंटरेस्ट को वो अपना सपोर्ट करेगा और रूल एंड रेगुलेशन बनाएगा। तो इसको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। इसीलिए जो भारत में इलेक्शन होता है, जो भारत का शासन है, वो जनता के द्वारा होता है, मतलब जो भी एमएलए बनते हैं जनता के मतलब वोटिंग के द्वारा बनते हैं। तो डेमोक्रेसी मतलब होता है जो रूल ऑफ पीपुल है, मतलब जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनाया जाता है जनता के द्वारा बनाया जाता है, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। तो भारत में जो सिस्टम चलता है, प्रीएम्बल में जुड़ा हुआ शब्द डेमोक्रेसी, मतलब भारत का जो भी रूल एंड रेगुलेशन बनेगा जनता के द्वारा बनेगा, जनता के हित के लिए बनेगा। ठीक है, आप बेसिकली डेमोक्रेसी मतलब समझ गए होंगे। मतलब भारत में सारा, मतलब भारत में सारा पावर जो है जनता में समाहित है, मतलब पूरा जो भारत का पावर है वो जनता में समाहित, आप बेसिकली समझ गए होंगे। डेमोक्रेटिक मतलब, रिपब्लिक मतलब क्या होता है, रिपब्लिक मतलब ये होता है कि इसको गणराज्य भी कह सकते हैं। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब, डेमोक्रेटिक का मतलब लोकतंत्र होता है हिंदी में, नहीं, रिपब्लिक का मतलब गणराज्य भी कह सकते हैं आप। तो इसका मतलब रिपब्लिक मतलब वो होता है जैसे जो भी, जैसे रिपब्लिक तो आप जैसे आप ब्रिटेन में जाते होगे तो देखते होगे जो हेड ऑफ स्टेट वहां का प्रेसिडेंट है, उसका इलेक्शन नहीं होता है, वो हेरिडेटरी है, मतलब वो डायरेक्ट जो है वो जनता द्वारा नहीं चूज किया जाता, वंशज, मतलब किंग का राजा, जैसे बेटा जो है किंग ही बनेगा, उसी तरह सिस्टम चलता है जो पूर्व वंश के अनुसार चलता है, जैसे हेरिडेटरी सिस्टम से चलता है कि जो बाप है, बाप जो करता है वही बेटा करेगा, तो उसी वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है प्रेसिडेंट का, हेड ऑफ स्टेट। लेकिन भारत में जो है रिपब्लिक सिस्टम चलता है, जिसको जो प्रेसिडेंट है भारत के, वो जनता के द्वारा चूज किए जाएंगे, साफ लिखा जाता है, फिक्स टाइम के लिए चूज किए जाते हैं, फिक्स टाइम के लिए चूज किए जाएंगे 5 साल के लिए, और जनता के द्वारा चूज किए जाएंगे। तो हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है, जिसको राष्ट्रपति कहते हैं, और जनता के द्वारा चूज किया जाता है। आप समझ रहे हैं यहाँ पे, इसी को रिपब्लिक कहते हैं। मतलब भारत का जो सबसे बड़ा हेड ऑफ स्टेट है वो किसके द्वारा चूज किया जाएगा, जनता। यहाँ पे भी सुप्रीम किसको दिखाया जा रहा है, जनता को, जनता ही है जो वोट देके प्रेसिडेंट को चूज करती होगी। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है, जनता क्या करती है, एमएलए को चूज करती है, एमपी को चूज करती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं इलेक्शन में प्रेसिडेंट के, और ये लोग क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को चूज करते हैं। तो क्या हुआ, जनता इनको चूज करती है, इसको डायरेक्ट मेथड कर गए, और जो एमपी है जो प्रेसिडेंट को चूज कर, इनडायरेक्ट मेथड से प्रेसिडेंट भारत में चूज किया जाता है, जो जनता के प्रतिनिधित्व द्वारा चूज किया जाता है। लेकिन क्या हुआ, जनता किसको बनाती है, एमएलए को, तो वही जनता की डायरेक्ट रूप से जनता ही प्रेसिडेंट को भी चूज करती है। यही रिपब्लिक का मतलब है। भारत में जो हेड ऑफ स्टेट है वो जनता द्वारा चूज करेगा, जैसे ब्रिटेन में जो हेड ऑफ स्टेट है वो वंशज से चलता है, कि अगर कोई राजा का लड़का है राजा बनेगा, उसी से वंशज से चलता है। हेड ऑफ स्टेट ब्रिटेन के मतलब हेरिडेटरी वंशज के अनुसार चलता है। तो आप रिपब्लिक का मतलब समझ गए होंगे, सेक्युलर का मतलब सोशलिस्ट का मतलब सोशलिस्टिक और डेमोक्रेटिक। एक ये जो 5 शब्द है इसको क्रम से लिखिएगा, कभी भी आईएएस के पेपर में, यूपीएस पीसीएस के पेपर में और सारे स्टेट में पूछता है क्रम वाइज। तो पहला क्या लिखेंगे, सोवेरियन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, फिर डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, फिर उसके बाद सब ये तो है। अब फिर इनको पूरे देश के लोगों का लाइफ को सेव करना चाहिए, सिक्योर करना चाहिए, इसका मतलब प्रीएम्बल का है। तो आप समझ गए होंगे। फिर क्या आ जाता है प्रीएम्बल में, 4 शब्द और आ जाते हैं, इको
जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इन चारों शब्दों को भी हम पढ़ लेते हैं। जस्टिस मतलब ये क्या कहता है? जस्टिस, जो जस्टिस है, जस्टिस को इसमें तीन भाग में कहते हैं। एक सोशल, ठीक है, तो हम पहले सोशल बात करेंगे। ये जस्टिस यहाँ क्या बोला? जस्टिस मतलब सोशल, इकोनॉमिक से पॉलिटिकल जस्टिस। जस्टिस जो है, ये जो जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस यूएसएसआर से लिया गया है, जो पहले रशिया के कंट्री में सबको एक स्टेट गवर्नमेंट जो सारा इक्वलिटी प्रोवाइड करेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो ये जो शब्द है जस्टिस, सोशल, पॉलिटिकल जस्टिस, यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है, यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर से लिया गया है, ठीक है। तो सोशलिस्ट जस्टिस, सोशल क्या होता है? मतलब समाज में जो भी लोग हैं उनके लिए एक समान नियम कानून होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। जो भी नियम कानून बनेगा वो सबको एक समान होगा, ना किसी भी लैंग्वेज के आधार पर भेदभाव किया जाएगा, ना कास्ट पे, ना रेस पे, ना सेक्स पे, ना कलर पे। तो इसी का असली मतलब जो हम लोग हैं, ये जो भी रूल एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट के द्वारा बन रही है, किसी के साथ वो सबके एक समान होगा। अगर कोई किसी को परेशान किया तो वो भी, चाहे प्रधानमंत्री भी, वो भी जेल में जाएगा। यही एक जस्टिस का, सोशल का मतलब है, ठीक है। आप बेसिकली सोशल जस्टिस पढ़िए। इकोनॉमिक जस्टिस मतलब क्या है? प्रियम्बल में इकोनॉमिक जस्टिस ये है कि जो हमारे भारत के लोग हैं, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सबको मतलब नेसेसरी गुड्स प्रोवाइड करेगी। और जैसे एक लेबर 8 घंटा में 20 रुपया कमाता है, तो दूसरा लेबर वही काम करके 20 रुपया कमाएगा, किसी को ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा सेम काम के लिए। तो वेज भी सेम मिलना चाहिए, इसको इकोनॉमिक जस्टिस कहते हैं। और लिवलीहुड मतलब सबको जीने का अधिकार मिलना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस में फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेज, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेज होना चाहिए। और राइट टू अपॉर्चुनिटी मतलब सारे पद में जॉब को पाने में एकदम, जो दूसरा नागरिक पा रहा है वही तीसरा भी नागरिक पाएगा, पहला भी नागरिक पाया जाए, चाहे हिंदू या मुस्लिम हो, सबके एक नियम कानून जॉब पाने में, और नियम कानून जॉब पाने में, और क्या नाम है, अपना गुड्स पाने में, खाना पीने में, सबको एक समान बनेगा। इसी को इकोनॉमिक जस्टिस कहते हैं। गवर्नमेंट किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो आप बेसिकली समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है, कि मतलब राइट टू बेस सेम, ये सबके जैसे बेस मिलेगा, किसी को कलर पे, किस पे, रिलीजियस नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल जस्टिस क्या होता है? एक और जस्टिस यहाँ पे पॉलिटिकल जस्टिस प्रियम्बल में जुड़ा है। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब होता है जो भी नियम कानून पॉलिटिकल का है, जैसे राइट टू वोट हो गया, ये सब स्टूडेंट, सारे सिटीजन के भारत को नागरिक को मिलेगा, मुस्लिम को भी मिलेगा, हिंदू को मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे इक्वलिटी बिफोर द लॉ है, मतलब आर्टिकल फंडामेंटल राइट 14 में जुड़ा हुआ है, उसमें कहता है कि सबको एक समान लॉ मिलेगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा पॉलिटिकल राइट में। जैसे राइट टू वोट है, मुस्लिम भी वोट देते हैं, हिंदू भी देते हैं, सिख भी देते हैं। तो पॉलिटिकल जो जस्टिस है, सबको पॉलिटिकल जस्टिस में सबको एक समान दिया जाएगा। तो आप बेसिकली वो कहते हैं पॉलिटिकल जस्टिस समझ गए। भारत के नागरिक को पॉलिटिकल में कितना भी जस्टिस पॉलिटिकल के रूप में, जितना जस्टिस पॉलिटिकल, जैसे एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया, ये एमएलए एमपी बनना हो गया। जैसे पॉलिटिकल जस्टिस में कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है, अगर भारत का सिटीजन वो भी प्रधानमंत्री बन जाएगा। राइट टू वोट, वो भी वोट देगा, चाहे कोई भी मुस्लिम हो, हिंदू हो, कास्ट हो। लेकिन जो क्राइटेरिया बनाया गया है कि 25 साल होना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए। अब 2 साल के हो तुम, अब कह दो मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, आईक्यू लेवल तो है नहीं देश चलाने के लिए, इसलिए कैटेगरिया किया गया है। 25 साल के आप होंगे तब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या लोकसभा बन सकेंगे। तो इसे जो भारत में नियम कानून बनाएंगे उसके आधार पे आप बन सकते हैं। और किसी के साथ ये नहीं कि भाई सिर्फ सिंह जो है राजा बनेंगे, ब्राह्मण जो टीचर बनेंगे, और शूद्र जो है व्यापार करेंगे, ये नियम नहीं है। सब लोग, शूद्र का भी लड़का प्रधानमंत्री बन जाएगा, 25 साल का है, जाके वो फॉलो करे, इसी को पॉलिटिकल राइट। और शूद्र का भी लड़का वोट देगा, और दोनों जो भी वोट का वैल्यू एक समान होगा। मुस्लिम का वोट का वैल्यू भी, हिंदू का, ब्राह्मण क्षत्रिय का भी वोट का वैल्यू समान होगा, इसी को पॉलिटिकल जस्टिस कहते हैं। तो आप इकोनॉमिक, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस आप समझ गए होंगे। लिबर्टी मतलब क्या होता है? लिबर्टी मतलब आजादी होता है। आप इसको फ्रीडम भी जोड़ सकते हो। फ्रीडम का एक छोटा पार्ट है लिबर्टी, ठीक है। दोनों का मतलब होता है आजादी, ये कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये कह रहा है कि थॉट मतलब एक्सप्रेशन, मतलब आप भारत में हो तो आपको आजाद है। आजादी किस चीज का है? अपनी बातों को आप कह सकते हो बिना किसी
भेदभाव के बिना किसी डर के, मतलब कोई गवर्नमेंट कोई नियम कानून बनाया जिसको आपको नहीं पसंद आया तो आप उसको विरोध कर सकते हैं। जैसे अभी फार्मल लॉ आया था, तो जैसे जो पंजाब के लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट का विरोध किया, इसी को थॉट करते हैं। और अपने बातों को जो कहा गवर्नमेंट है उसको आप अपनी बातों को कह सकते हो, गवर्नमेंट के सामने प्रकट करते, इसको एक्सप्रेशन करते हैं। आप समझ होंगे एक्सप्रेशन। और अपनी जो जात पात आप अपने बिलीफ को भी एक्सप्रेस कर सकते हो, इसी को बिलीफ हैश करते हैं। आप थॉट जान के एक्सप्रेशन बिलीफ आप वर्शिप अपने गॉड, आप गॉड को पूजा कर सकते हैं, अपने देश के पूजा कर सकते हैं। आप अपने अधिकार है आपको ये सब पूजा करने का, थॉट अपने विचार को रखने का, एक्सप्रेस करने का, या अधिकार। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में सबके पास अपना अधिकार है कि गवर्नमेंट अगर कोई गलती कर रहा है तो आप उसका विरोध करें, लेकिन विरोध उतना ही होना चाहिए, किसी को फिजिकल मतलब चोट उठ नहीं लगना चाहिए, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाहिए, न्यूज़पेपर का सहारा लेना, सोशल मीडिया का सहारा लेना चाहिए। तो यही कहना चाह रहा है सबको, भारत में जो भी है भारत नागरिकों थॉट का इक्वलिटी, आप लोग अपना विचार दे सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी बातों को, बिलीव जो आप विश्वास करें उसको फॉलो कर सकते हैं, वर्शिप आप पूजा पाठ कर सकते हैं, बहुत अच्छे कर सकते हैं। अब इक्वलिटी क्या है प्रीएम्बल में आप जान जाते हैं। देखिए जो लिबर्टी इक्वलिटी फर्टर्निटी जो शब्द है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। कहां से? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। ये फ्रांस में क्रांति हुआ था इन 1779 में हुआ था। जैसे ये जो जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस यूएसएसआर से लिया गया है, उसी लिबर्टी टर्म शब्द और इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी शब्द कहां से लिया गया है? फ्रांस रिवॉल्यूशन से लिया गया, जो लुई 16वां के प्रति लोग वहां का विरोध किए थे इक्वलिटी पाने के लिए, लिबर्टी पाने के लिए, उस वहां से लिया गया है। तो आप बेसिकली आईएएस में पूछ सकता है, जो प्रीएम्बल का जो क्वेश्चन है, शब्द है लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, किस कहां से लिया गया है? तो आप क्या बोलेंगे उस क्वेश्चन में कि फ्रांस रिवॉल्यूशन से लिया गया है। और जो सोशल जस्टिस इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस शब्द कहां से प्रीएम्बल का लिया गया है? तो आप बोल देंगे यूएसएसआर से लिया गया, मतलब रशिया से लिया गया है। आप समझ आइए जानते हैं, आप क्या समझ गए? जस्टिस समझ गए, लिबर्टी समझ गए, इक्वलिटी समझ देता है। आप द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोटेड अमंग देम, मतलब इक्वलिटी मतलब सबको एक समान अधिकार है। जैसे हम पहले भी बात कर सकते हैं, भारत में एक नागरिक जो है, जो चाहे हिंदू हो मुस्लिम, सबको एक समान अधिकार है। अगर एक जॉब बना हुआ है तो जॉब भी सेम मिलेगा, ठीक है। जॉब अगर है तो जॉब भी सबको एक समान प्रोवाइड है। जो आपको एग्जाम क्लियर करना है तभी वो जॉब मिलेगा, ये नहीं कि आप हिंदू हो तो आपको बांट कर लिया जाएगा। इक्वलिटी मतलब समानता सबको। अब फंडामेंटल राइट में भी इक्वलिटी 14 से 18 तक के आर्टिकल डिस्क्राइब करता है। उसी इक्वालिटी मतलब समानता, जो भी नियम कानून बनेगा सबको एक समान रूप से वो होगा, किसी के साथ जात पात पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि राइट टू वोट हो गया, या किसी व्यक्ति कोई जॉब करने जा रहा है, चार हिंदू मुस्लिम चार भाई जॉब करने जा रहे हैं, तो चारों के लिए एक ही पेपर बना होगा। अब पेपर क्लियर करेंगे तभी जॉब मिलेगी, ये नहीं कि गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी को कास्ट सिस्टम पे वो जॉब प्रोवाइड कर देगी। या कोई व्यक्ति जो है एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, आप समझ, इसी को इक्वलिटी कहते हैं। इक्वलिटी तो स्टेटस मतलब आपके पास अपना शो करने का अधिकार है। अपॉर्चुनिटी मतलब जो भी चीज नियम कानून है प्राप्त करने का, मतलब उसको पॉसिबिलिटी है, आप उस जॉब में भी सेम अप्लाई कर सकते हैं, सेम पा सकते हैं, इसी को इक्वलिटी कहते हैं, ठीक है। फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है? फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड कहते हैं, ठीक है। ब्रदरहुड करते हैं, जिसका बेसिकली मतलब होता है कि यूनिटी बनाना देश में। जैसे सब लोग भाई हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं भारत के लोग। और जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे बहुत हिंदू मुस्लिम, हिंदू जैन सिख ईसाई सब एक है भारत में, लेकिन तभी प्यार से रहते हैं, तो क्या ब्रदरहुड कहलाएगा ना। यही कहना चाहता है कि फ्रेटर्निटी मतलब यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, मतलब भारत में जो एकता है, इसी को एकता बना रहना चाहिए। अब किसी एक दूसरे से हिंदू मुस्लिम से ना लड़े, जैन हिंदू से ना लड़े, ये ना होना चाहिए, सब में ब्रदरहुड रहना चाहिए, इसी को फ्रेटर्निटी शब्द कहते हैं। फ्रेटर्निटी शब्द, हाँ तो आप समझ गए। तो एक दो क्वेश्चन आपसे उठा सकता है कि मतलब 42वां अमेंडमेंट एक्ट के तहत कौन कौन सा शब्द जुड़ा था। तो अब आप समझ गए होंगे प्रीएम्बल के सारे वर्डों को। अब हम समझ जाते हैं कि तीन को कैसे, अब इनका मतलब सुप्रीम कोर्ट में प्रीएम्बल के मतलब प्रस्तावना के लिए कौन कौन सा केस हुआ था, आइए जानते हैं।
प्रियम्बल प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना में एक 1960 में एक केस आता है जिसका नाम होता है बेनुबरी केस, ठीक है। 1960 में ये कहता है जो प्रियम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के माइंड सेट को बता, कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन भी बता देता है और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनका माइंड सेटअप भी बता देता है कि भारत कैसे रन करना चाहिए, कैसे संचालित होना चाहिए बताता है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं है। ये क्या कहता है, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इट वाज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कहता है, इस जज जो होते हैं 1960 में बैठे इस जजमेंट देते हैं कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं होता है 1960 में। फिर उसके बाद एक और केस आता है 1973 में, केशवानंद भारती केस आता है। इसमें कहता है जो प्रियम्बल है ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब फर्स्ट पेज है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। ये कहता है केशवानंद भारती, मतलब 1960 में जो जजमेंट आया था, ये जो जज बैठे थे इनके जजमेंट को खराब कर देता है और अपना जजमेंट देता है कि जो प्रियम्बल है ये पार्ट ऑफ किसका है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, ठीक है। फिर उसके बाद एक केस आता है यूनियन बनाम गवर्नमेंट आता है, यूनियन गवर्नमेंट का एक केस आता है, मतलब वर्सेस आता है LI। इसमें जज जो है ये 1995 में आता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो को। 1995 यूनियन गवर्नमेंट बनाम LIC, इसमें जो केस आता है 1995 में, इसमें क्या करता है कि इसमें भी जजमेंट आता है कि केशवानंद भारती का जजमेंट आता है कि जो प्रियम्बल है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है क्योंकि ये जस्टिबल नहीं है। मतलब इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है लेकिन जस्टिबल नहीं है, ठीक है। अब बेसिकली आप समझ गए होंगे कि मतलब प्रियम्बल जो है जस्टिबल नहीं है। जैसे फंडामेंटल राइट में कोई बेसिक स्ट्रक्चर में आप केशवानंद भारती में आया था जो 1973 में आया था, इसमें ये भी कहा था कि प्रियम्बल द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये भी कहा था कि जो प्रियम्बल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है इट कैन नॉट बी चेंज। लेकिन फिर 1995 में केस आता है यूनियन गवर्नमेंट बनाम LIC 1995 में, इसमें कहता है कि प्रियम्बल जो है दोबारा 1976 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और लेकिन एक मान लो प्रियम्बल में जो प्रोविजन है डेमोक्रेसी सोशलिस्ट सेकुलर, अगर कोई गवर्नमेंट इसको नहीं लागू करता है तो इसमें गवर्नमेंट मतलब जो स्टेट सुप्रीम कोर्ट है इसमें कोई नियम का मतलब बॉर्डन नहीं डाल सकता है कि गवर्नमेंट को इसको नेसेसरी लागू करना है। तो ये इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट में मतलब बोला कि ये जजमेंट मतलब ये जस्टिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट पेज है, इंट्रोडक्शन है, इसलिए जस्टिबल नहीं। मतलब जैसे फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल, स्टेट पॉलिसी में ये अंतर है कि डायरेक्टिव अगर फंडामेंटल राइट गवर्नमेंट उस बातों को नहीं फॉलो करता है तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी में आप नहीं केस कर सकते। अगर उस जो भी ले डाउन पॉलिसी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल उसको आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिबल है। सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई उस बातों को नहीं फॉलो करता है गवर्नमेंट तो उसको आप केस नहीं कर सकते उस आधार पे। लेकिन फंडामेंटल राइट को अगर कोई आपका वंचित करता है तो आप तुरंत जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और कहेंगे कि मेरा फंडामेंटल राइट भंग हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको डांटेगी, कहेगी फंडामेंटल राइट के खिलाफ आप नहीं जा सकते हैं, तो ये जस्टिबल है। लेकिन प्रियम्बल ऑफ इंडिया भी जस्टिबल नहीं है, डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी है। अगर गवर्नमेंट प्रियम्बल ऑफ इंडिया की बात नहीं मानती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार नहीं है कि इस बातों से पूछे क्यों नहीं मान रहे हो। लेकिन फंडामेंटल राइट को अगर नहीं मानती है गवर्नमेंट तो सुप्रीम कोर्ट उसको डांट सकती है, उस पर कार्रवाई भी कर सकती है। तो आप समझ गए होंगे जो प्रियम्बल जो है 1995 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट केशवानंद भारती केस में कहा गया पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन इसमें संशोधन भी हो सकता है, अमेंडमेंट भी हो सकता है और ये नॉन जस्टिबल है कोर्ट में। मतलब कोर्ट में इसका मान कुछ नहीं, इसका इस बातों को अगर नहीं फॉलो भी किया जाता है तो गवर्नमेंट पे कोई प्रेशर नहीं सुप्रीम कोर्ट डाल सकता है। अब आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इसका केस क्या था।
3 केस आए थे, एक 1960 में केशव में भारती, 1973 में यूनियन गवर्नमेंट, और वर्सेस LIC इन्होंने 1950, दोनों जो गवर्नमेंट सेम जजमेंट दिए थे, और जो 1960 में केस आया था उसने अलग जजमेंट दे दिया था, बोला था कि जो प्रियम्बल है वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है 1960 में, लेकिन उसके बाद जो 1973 1995 में आते हैं वो कहते हैं कि प्रियम्बल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन जस्टिबल नहीं है। और तीसरा बात आता है जब ये केशवानंद भारती 1973 में आता है, वो 73 में आता है केस, उसमें कहता है कि प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, तो आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट हो सकता है, क्योंकि ये जस्टिबल नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं है, मतलब जस्टिबल नहीं है। तो इसमें इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 1976 में 42वां अमेंडमेंट एक्ट, सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट के तहत उन्होंने 3 शब्द और जोड़ देती हैं, जिसको कहते हैं, फर्स्ट शब्द जोड़ती हूँ सोशलिस्ट, जिसको आपको पढ़ा चुके हैं, इसको समझाने की जरूरत नहीं, पहले पढ़ा है, सेक्युलर, ठीक है, और इंटीग्रिटी। ये जो तीनों शब्द हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन में पहले प्रियम्बल में नहीं था, सिर्फ डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था, और जस्टिस था, लिबर्टी था, इक्वलिटी था, ठीक है, लेकिन ये सब सोवरेनिटी था, लेकिन सोशलिस्ट, सेकुलर, ये सब क्या, इंटीग्रिटी बाद में आया, प्रियम्बल में जुड़े गए 1976 में। अगर क्वेश्चन उठता है कि कौन कौन से शब्द बाद में जोड़ा गया प्रियम्बल में, तो आप क्या लिखेंगे, बोल देंगे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, और 1976 42वां अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट के तहत इंदिरा गांधी गवर्नमेंट में 1976 में हुआ था। तो आप बेसिकली आप समझ गए होंगे प्रियम्बल ऑफ इंडिया क्या है। तो अब प्रियम्बल ऑफ इंडिया एक ऐसा चीज है मेरे राय से, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोविजन है, जो पार्ट है, सारे पार्टों को एक पेज में समरी के रूप में व्याख्या कर देता है, इसी को प्रियम्बल कहते हैं। और आप समझ होंगे पृष्ठभूमि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से लिया गया था, जिसको प्रियम्बल जोड़ दिया गया। तो हम आशा करते हैं आप लोग प्रियम्बल का समझ गए होंगे, इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और कोई क्वेश्चन भी बनता है तो ज्यादा ज्यादा ये पूछता है जस्टिबल, लिबर्टी, इक्वलिटी शब्द किस प्रियम्बल में जो है कहां से लिया गया, तो आप बोल देंगे कि फ्रांस वार से लिया गया था। पूछ देगा कि जो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस शब्द कहां से लिया गया है, बोल दीजिएगा यूएसएसआर से लिया गया था। 1976 में कौन से सोशलिस्ट क्या प्रियम्बल का पार्ट था पहले से, तो बोल देंगे नहीं, अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़ा गया था, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना क्या होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ऐसे अच्छे वीडियो को देखने के लिए शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अच्छा वीडियो, और कुछ किसी टॉपिक में अगर कुछ गलती हो गई तो आप कमेंट कर सकते, मैं सुधार करूंगा, और किसी नए टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।